जी भैया कर ली। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं षष्ठम विशेष सत्र के साथ, जिसमें इसका शीर्षक आज रखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी कोई एक कृति पर व्याख्या। उपस्थिति लगभग 11 की संख्या में दर्ज हुई है। हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर उनको नमन करते हुए आज के विशेष सत्र का प्रारंभ करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि आप लोगों के समक्ष है, उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता था और आधुनिक साहित्य में जो युग है वो इन्हीं के नाम से प्रारंभ होता है, भारतेंदु युग। हेलो, अभी आ रही है, आवाज कट रही थी भैया। अच्छा, रजनी, मेरी आवाज जब पहुंच रही है तुम्हारे तक अच्छे से? जी भैया इधर आ रही। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से युग पड़ा, तो उनकी कितनी ओजस्विता थी, कितने महान थे कि उनके नाम से युग रखा गया, युग का नाम रखा गया। वे आधुनिक काल का प्रथम युग। उन्होंने भाषा को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको शूल। फिर वो कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन, निज भाषा पर विशेष बल देते हैं, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। आज के विशेष सत्र में हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे शांति कुमारी को, जो भारतेंदु युग के बारे में कुछ बताएगी, और उसके बाद हम रजनी की तरफ बढ़ेंगे, जो जीवन परिचय और अंधेर नगरी की प्रसंग व्याख्या करेगी, सप्रसंग व्याख्या। तो स्वागत है शांति कुमारी आज के विशेष सत्र में। आवाज पहुंच रही है? जी भैया, मेरी पहुंच रही है क्या आप तक? हाँ हाँ, चलो शुरू करो। शांति कुमारी हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा विषय है भारतेंदु युग, उनका परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हुआ है ना भाई, जहाँ बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता की सुख से वो वंचित हो गए थे। इनकी भाषा शैली ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली हिंदी साहित्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग का प्रथम चरण की संज्ञा दी गई है और भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रतिनिधि माने जाते हैं। भारतेंदु का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वे साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने लिखा है कि प्राचीन से नवीन के संक्रमण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवासियों को नवोदित आकांक्षाओं राष्ट्रीय के खड़ी बोली गद्य अपने प्रारंभिक रूप में थी। उस समय हिंदी साहित्य के सौभाग्य से भारतेंदु युग ने साहित्य में क्षेत्र में प्रवेश किया था। उन्होंने राजा शिव प्रसाद तथा राजा लक्ष्मी आपस विरोध शैलियों में स्थापित किया और इस काल में हिंदी के प्रचार में जिन पत्र पत्रिकाओं ने विशेष योग दिया, उनमें उदंड मादन, कवि, वचनधा, हरिश्चंद्र मैगजीन अग्रणी है। भारतेंदु मंडल बहुमुखी प्रतिभा एवं धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
प्रबुद्ध साहित्य एवं अन्य साहित्यों को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। इनमें इन लेखकों ने जैसे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी एवं राय कृष्णदास प्रमुख थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के समृद्ध बनाने में हिंदी साहित्य के भारतेंदु मंडल का बहुत ही प्रसिद्ध नाम एवं योगदान रहा है। भारतेंदु युगीन कविता प्रमुख विशेषता निम्न है: देशभक्ति और राष्ट्रीय भक्ति। इस काल की कविता में मुख्य प्रवृत्ति देशभक्ति की है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथ में ब्रिटिश सरकार ने ले लिया था, जिससे जनता को शांति और सुरक्षा की आशा बंध गई थी। इसीलिए कविता में राजभक्ति का स्वर सुनाई पड़ता है, जिससे ब्रिटिश शासकों की गुलामी के साथ साथ देश की दयनीय दिशा की सुधारने की प्रार्थना की जा रही थी। जैसे एक है, हूँ आज तो राज आप केवल भारत हित, केवल भारत के हित में दीजिए चित। इस युग कविता में देश की दयनीय दशा से उत्पन्न क्षोभ के कारण कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी प्रार्थना मतलब दयनीय दिशा की सुधारने की कोशिश करें। यही था। सुन रहा हूँ मैं। आपकी आलेख बहुत ही बढ़िया रूप से लिखा गया था, प्रस्तुत भी बहुत बढ़िया से आपने किया। और आवाज, वो नेटवर्क की समस्या है, उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर भी आपका आलेख प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत बहुत शुभकामना आपको। इसके बाद अब रजनी कुमारी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपना शीर्षक जीवन परिचय और अंधेर नगरी की सप्रसंग व्याख्या के साथ उपस्थित हो। इसके बाद मैं आमंत्रित करना मतलब इनके बाद तैयार रहेंगे अंकिता कुमारी, जो जीवन परिचय के साथ साथ भारत दुर्दशा के पहले अंक की व्याख्या करेंगे। क्योंकि दीक्षा तीसरे अंक की व्याख्या करेगी, तो मैं सोच रहा था कि पहले अंक की व्याख्या हो जाए, फिर तीसरे पर चलेंगे हम लोग। तो अंकिता, उसके बाद फिर दीक्षा। तो अभी रजनी का स्वागत है। मैं रजनी, सीएम कॉलेज स्नातक तृतीय खंड की छात्रा। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवन परिचय बोलूंगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी काशी में हुआ था। उनके पिता गोविंद चंद बड़े काव्यरसिक व्यक्ति थे। भारतेंदु जी जन्मजात कवि थे। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाई। वो दोहा है: ले व्योधा ठाठे भये, श्री अनिरुद्ध सुजान, वानासुर की सैन्य को हनन लगे बलवान। और ये दोहा सुनाने के बाद उनके पिताजी से उन्हें सुकवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण भारतेंदु जी का अच्छी शिक्षा पाने का वातावरण नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। मात्र 18 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने साहित्य रचना आरंभ कर दी थी। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन तथा कवि वचन सुधा 2 पत्रिका भी निकाली। उनके अंदर सेवा भाव बहुत था। वो दीन दुखियों की सेवा, देश सेवा तथा साहित्य सेवा पर खूब खर्चा करते थे। कई पुस्तकालयों और नाट्यशालाओं की भी उन्होंने स्थापना की और व्यय करके उन्हें चलाया भी। अब उनकी भाषा शैली की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता में पूर्ण प्रचलित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। किंतु गद्य के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। उनकी गद्य भाषा के 2 रूप हैं: सरल व्यवहारिक भाषा तथा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी। उनमें पहले प्रकार की भाषा में अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी आदि के आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी प्रकार की शुद्ध भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों को ही मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। उनकी भाषा बड़ी प्रभावशाली, सशक्त तथा प्रवाहशील है। मुहावरे और कहावतों के प्रयोग से भाषा सजीव हो उठी है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं की बात करें तो सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम मलिका, प्रेम मधुर, प्रेम तरंग आदि। इन महत्वपूर्ण रचनाओं में से
मैं इन महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना अंधेर नगरी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, उस पर चर्चा करने की कोशिश करूंगी। यह नाटक 1881 ईस्वी में लिखा गया है। अंधेर नगरी प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का लोकप्रिय नाटक है। इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। अंधेर नगरी एक हास्य नाटक नहीं, अपितु एक तीव्र व्यंग नाटक है। अंधेर नगरी नाटक में हास्य का पुट तो है, किंतु हास्य में कई अधिक व्यंग पुट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हास्य नाटक की अपेक्षा व्यंग नाटक है। नाटक के द्वारा व्यंग के माध्यम से समाज की विसंगतियों पर प्रहार करना रचनाकार की रचनाशीलता का भी प्रमाण है। इस दृष्टि में से अंधेर नगरी में भारतेंदु ने व्यंग और विडंबना के गहरे निहितार्थ उद्देशित किए हैं। यह नाटक 6 अंकों में 6 दृश्यों में है। पहला दृश्य है महंत गुरु 2 शिष्यों के शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास। प्रथम दृश्य में महंत और उनके 2 शिष्य भजन गाते हुए एक नगर में प्रवेश करते हैं। महंत अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में लोभ का परित्याग करना चाहिए। लोभ एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर के विवेक को नष्ट कर देता है। अपने शिष्यों की प्रवृत्ति के अनुसार गुरु उन्हें 2 विपरीत दिशाओं में भिक्षाटन के लिए भेज देते हैं। गोवर्धन दास थोड़ा सा लोभी, आलसी और लालची था। उसे गुरु पश्चिम दिशा में भेजते हैं और नारायण दास जो था वो परिश्रमी था, उसे पूर्व दिशा में भेज देते हैं। गोवर्धन दास अपने गुरु महंत जी से कहता है कि वह भीख नहीं लेकर उसे वापस लौटाएगा। वह बहुत सारी भीख लेकर उसे वापस लौटेगा। महंत उसे समझाते हैं कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच ही पाप का मूल है। लालच से यश और मान सम्मान दोनों ही समाप्त हो जाता है। मान सम्मान दोनों ही समाप्त हो जाता है। इसमें तेंदुई जी यह संदेश देते हैं कि पूर्व में रहने वाले भारतीय जब पश्चिम का अनुकरण करते हैं तो ना घर के रहते हैं ना घाट के, क्योंकि हमारा मूल, हमारा संस्कृति पश्चिम से भिन्न है। दूसरे दृश्य स्थान है बाजार। दूसरे दृश्य की कथा बाजार से शुरू होती है, जहाँ पर बाजार की चहल पहल के साथ साथ छोटे विक्रेता अपनी वस्तु को आकर्षक बनाकर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरह आकर्षित कर रहे हैं। इस दृश्य में कुल 11 पात्र हैं। गोवर्धन दास बहुत खुश हैं। उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि यहाँ हर चीज टके सेर मिल रही है। नमकीन भी टके सेर और मिठाई भी टके सेर। वह पूछता है कि इस नगर का नाम क्या है, यहाँ के राजा कौन है। उसे उत्तर मिलता है इस नगर का नाम है अंधेर नगरी और राजा का नाम है चौपट राजा। तो जहाँ पर मूल्यवान और मूल्यहीन दोनों तरह की वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है, दोनों को समान बना दिया गया है। वहाँ का राजा विवेकहीन हो गया है। यहाँ तक कि इस बाजार में ब्राह्मण की अपनी जात भी टके सेर में बेचनी पड़ती है। उदाहरण, जात ले जाता टके सेर, जात एक पका दो। हम अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते ब्राह्मण से, धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसे कहो वैसे व्यवस्था कर दे। बाजार का शोरगुल भीड़ का एक तंत्र मात्र नहीं होकर इस समय की प्रशासन व्यवस्था और समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार कुव्यवस्था को हमारे समाज सामने रेखांकित करता है। तीसरे दृश्य में स्थान है जंगल। महंत और दोनों शिष्य तीसरे दृश्य में जंगल में मिलते हैं। यहाँ पर नारायण दास राम भजो का जप करता है। गोवर्धन दास सपने में भी अंधेर नगरी को याद करता है, क्योंकि वहाँ हर चीज टके सेर मिलने से बहुत खुश था। महंत में गुनी और अवगुणी एक ही भाव मिलने की खबर सुनकर सचेत हो जाते हैं। वे अपने शिष्यों को तुरंत ही समझाते हुए कहते हैं कि ये शहर को छोड़ देना चाहिए, और कहते हैं सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास ऐसे देश कुदेश में कहूँ ना कीजे बास। नारायण दास अपने गुरु का बात मान लेते हैं और गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रहने का फैसला करते हैं। यह कहकर महंत चले जाते हैं।
जाते जाते महंत उसे कहते हैं कि यदि कोई कठिनाई आए तो वो उन्हें याद करे ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब चौथे दृश्य है, स्थान है राजसभा। चौथे दृश्य में अंधेर नगरी में चौपट राजा के द्वार पर न्याय का चित्रण है। राजसभा में राजा मंत्री नौकर आदि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान है। राजा मूर्ख है, वह सेवक को अकारण सजा देना चाहता है। मंत्री उसकी जीहोजूरी करता है। द्वार में उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं, लेकिन राजा तो सबसे अधिक मूर्ख है। वह अविवेकी, बुद्धिहीन और डरपोक है। उसी समय दरबार में आकर एक व्यक्ति शिकायत लेकर उपस्थित होता है। वह कहता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर जाने से उसकी बकरी नीचे दबकर मर गई, इसलिए उसे न्याय और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। मूर्ख राजा अपना मूर्खता का परिचय देते हुए नगर के कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है और स्वयं मंत्री का सहारा लेकर वहां से चला जाता। पांचवा दृश्य है अवरण में गोवर्धन दास और उसके चारों प्यादे। पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास टके सेर मिठाई खा खाकर बहुत मोटा हो गया है। वह आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने में मस्त है। वहाँ के लोग विवेक शून्य हैं, वे बुद्धि से रहित हैं। पापी और पुण्य आत्मा में कोई अंतर नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति लोगों में अंध भक्ति है। वह जो कुछ भी कहता सब ठीक मान जाते हैं। उन लोगों का मानना था कि राजा अन्याय नहीं कर सकता है, सबको एक ही लाठी से हाँक जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी गोवर्धन दास बहुत खुश है, क्योंकि उसे खूब खाने को मिलता है। वो सोचता है कि इसने गुरु का साथ नहीं जाकर बहुत अच्छा किया। तभी गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वे बताते हैं कि बकरी मरी है, इसलिए न्याय के खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ जाना चाहिए। वो दुबले बोले कोतवाल के गले में फांसी का फंदा बड़ा हो गया। अब राजा ने किसी को मोटे आदमी को फांसी देने का हुक्म दे दिया है। तुम मोटे हो इसलिए तुम्हारी गर्दन उसमें आ जाएगी। वैसे भी इस साधु महात्माओं की दशा दयनीय है। राजा के अंदर डर से यहाँ कोई मोटा नहीं होता है। गोवर्धन दास अपने को असहाय पाकर रोता है, चिल्लाता है और अपने गुरु को सहायता के लिए बुलाता है, लेकिन सिपाही बलपूर्वक उसे ले जाता है। छठा दृश्य है शमशान। गोवर्धन दास 4 सिपाही है, गुरु महंत है, राजा है, मंत्री और कोतवाल है। छठे दृश्य में सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाता है। वहाँ सिपाहियों ने अनुनय विनय करता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते। उसी समय उसके गुरु अपने चेले नारायण दास के साथ वहां जाते हैं। उसी सारी बात सुनाकर महंत उसके कान में धीरे से कुछ कहते हैं। उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। गुरु चेले से इस विवाद से सिपाही हैरान होते हैं कि ये दोनों मरने के लिए विवाद क्यों कर रहे हैं। यह देखकर राजा, मंत्री और कोतवाल गुरु से यह जानना चाहते हैं। तभी गुरु कहते हैं कि इस अवसर पर जो मरेगा उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। गुरु के बाद सुनकर राजा सोचता है कि स्वर्ग मिलेगा, वो स्वयं भी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाता है। यहीं पे अंत होती है इस कहानी का। अंततः मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य में हम भारतेंदु जी का योगदान देखें तो उन्हें भारतेंदु जी को हिंदी गद्य के जनक के रूप में माना जाता है। हिंदी भाषा को गद्य की परिष्कृत भाषा बनाने में उनका योगदान अस्मरणीय है। साहित्य की विविध विधाओं को आरंभ में ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी को विकसित कर एक लोकप्रिय भाषा बनाने में तथा विविध गद्य विधाओं का सूत्रपात उन्हें समृद्ध बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत था, अपनी भाषा की उन्नति ही सब प्रकार की उन्नति का मूल है। और इस प्रसंग में उन्होंने कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। भारतेंदु जी एक युग निर्माता साहित्यकार थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य की जो आधारशिला तैयार की, उसी पर आज हिंदी का भव्य भवन निर्मित हुआ है। बहुत दुख की बात है, हमारे इन महान साहित्यकार का निधन बहुत ही कम उम्र में हो गया था।
उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी, जबकि वो 35 साल के थे। परंतु इतने ही वर्षों में उन्होंने जो रचनाएं की, साहित्य में जो योगदान दिए, उससे वो हमारे बीच हमेशा अमर रहेंगे। धन्यवाद। वाह, बहुत ही बढ़िया, परिपूर्ण और सभी परिपाटी को छूते हुए आपका आलेख अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा। बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण आपका यह आलेख भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर रहा। अत्यंत सराहनीय। भविष्य के लिए बहुत ही शुभकामना आपको रजनी। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंकिता कुमारी को, अंकिता ही नाम था ना? जी भैया, अंकिता हाँ, ही नाम है। हाँ, अंकिता कुमारी को मैं अंकिता कुमारी के स्वागत मैं स्वागत करता हूँ। और आपका जो आलेख है जीवन परिचय के साथ साथ भारत दुर्दशा के पहले अंक की व्याख्या आप प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है अंकिता। शुक्रिया भैया। मेरा नाम अंकिता कुमारी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय मिरांडा हाउस में हिंदी स्नातक के द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज के साप्ताहिक सत्र में मैं भारतेंदु जी का परिचय और उनके द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा के प्रथम अंक की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को बनारस में हुआ और मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई। भारतेंदु जी हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी साहित्य में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। हिंदी साहित्य में आधुनिक कला का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही माना जाता है। यही नहीं, भारतेंदु को भारतीय नवजागरण के पुरोधाओं में भी उनकी गणना की जाती है। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। पत्रकारिता, नाटक, काव्य, निबंध, आलोचना इत्यादि उनकी प्रिय विधाएं थी। भारतेंदु जी ने केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना ही नहीं की, अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य रचनाओं के अनुवाद भी किए। यही नहीं, उन्होंने नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालने हेतु नाटक नामक निबंध में नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नाटककारों को दिशा निर्देश दिए, जिससे वे जन रुचि के अनुकूल नाटकों की रचना कर सके। उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसे नाटकों की रचना का मार्ग प्रशस्त किया जो भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करते थे। साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई और हिंदी में नाट्य कला का सूत्रपात हुआ। स्वयं भारतेंदु जी ने अनूदित नाटकों की रचना की, जिनकी सूची इस प्रकार है। विद्या सुंदर संस्कृत की चौर पंचाशिका बंगला संस्करण का अनुवाद है। रत्नावली संस्कृत से अनुवाद है। धनंजय विजय भी संस्कृत से अनुवाद है। मुद्रा राक्षस हिंद संस्कृत नाटककार विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने मौलिक नाट्य कृतियों की रचना की। उनकी सूची इस तरह है। भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति, सत्य हरिश्चंद्र, विशस्य विश्वौषधम, भारत दुर्दशा इत्यादि। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति में उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया है। जो विशस्य विश्वौषधम में उन्होंने वशही राजाओं के दुर्दशा का चित्रण किया है। जहाँ तक भारत दुर्दशा की बात है, तो भारत दुर्दशा में अंग्रेजी राज्य में भारत दुर्दशा का निरूपण किया है। भारत दुर्दशा के अंतर्गत उन्होंने भारत देश की तात्कालिक परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज की शोषणकारी और दमनकारी नीतियों की अप्रत्यक्ष निंदा की। वे मुख्य रूप से भारत की दुर्दशा के लिए उसके आलस्य, उदासीनता और भाग्यवादी सोच को भी मानते हैं। भारत दुर्दशा का उद्देश्य तात्कालिक भारत की दुर्दशा दिखाना तथा दुर्दशा के कारणों का परिचय देना है। भारतीयों में नव जागरण भाव को जागृत करना है। जनसाधारण में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव पैदा करना है। अब इसी के साथ मैं इनका पहला अंक प्रारंभ करने जा रही हूँ। इसे मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है, ताकि व्याख्या को समझने में कोई परेशानी ना हो।
रोहू सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सभी भारत भाई आओ हम सभी मिलकर रोए, भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती। सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो, सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिले विद्या फल जिन गही लीनो, अब सबके पीछे सोई परख लखाई, हा हा भार दुर्दशा न देखी जाई। अब इसमें व्याख्या करते हुए वे बताते हैं, सबसे पहले जिस भारत को ईश्वर ने धन बल दिया था, सबसे पहले जहाँ पर सभ्य लोग रहते थे, सबसे पहले जो भारत इतना सुंदर था कि रूप रंग से भरपूर था तथा सर्वप्रथम विद्या फल से भरपूर था, अर्थात शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण। हमारे भारत में ही नालंदा विश्वविद्यालय था, जो शिक्षा दीक्षा का बहुत बड़ा व सभ्य केंद्र था। अब वही भारत सबसे पीछे दिखाई दे रहा है और इस भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। जहाँ भय शाक्य हरिश्चंद्रु नहुष ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वसुदेव सरयाति, जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, तहाँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहाँ देखहु तहाँ दुख ही दुख दिखाई, हा हा वह दुर्दशा न देखी जाई। जहाँ पर शाक्य अर्थात बुद्ध, हरिश्चंद्र जो सत्यवादी राजा थे, नहुष ययाति राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति जैसे कुशल और धर्मनिष्ठ राजाओं का जन्म हुआ, जहाँ पर भीम कर्ण अर्जुन जैसे शौर्यवान कर्मवीर और बलशाली लोगों ने जन्म लिया है, अब वही भारत मूर्खता कलेश और अविद्या ने अपना स्थान ले लिया है और ये अंधकार में फैला हुआ है। अब जहां भी देखो वहीं पर केवल दुख ही दुख दिखाई देता है और भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। नरी वैदिक जैन दुबाई पुस्तक सारी, करई कलह बुलाई जब जब जवन सैन पुरी भारी, तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, भय अंध पंगु सब दीनहीन बल खाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के व्यक्तियों ने आपस में लड़ाई करके सारी पुस्तकें नष्ट कर दी थी और आपसी मतभेद के कारण ही यौवनों की सेना को भारत में बुलाया गया था, जिसके कारण विद्या का, बल का, धन संपदा का, सबका बहुत बार नाश हुआ था। अब हर जगह आलस, मूर्खता, कलेश और अंधियारा छाया हुआ है। सभी अज्ञानी, बलहीन और सब तरह से निरह होकर बिलख रहे हैं। भारत की ऐसी दशा हो गई है जिसे देखा नहीं जा रहा। अंग्रेज रार सुख साज सजे सब भारी, तै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारी, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भार दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज में बहुत प्रकार के सुख सुविधाओं की भारी वृद्धि हुई है, लेकिन इससे क्या, सारा धन तो विदेश चला जाता है, उस पर इतनी महंगाई बढ़ रही है और रोग बीमारियां ही बढ़ती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन ईश्वर हमें दोगुने दुख देता जा रहा है और दुखों की तीव्रता बढ़ रही है और ऊपर से कर का बोझ भी कष्टकारक है। भारत की दशा इतनी कष्टकारी है कि इसकी दशा देखी नहीं जा रही। इसी के साथ मैं अपना पहला अंक समाप्त करती हूँ। बहुत ही बढ़िया आलेख प्रस्तुति, बहुत ही अच्छे प्रकार से आपने अपना आलेख प्रस्तुति किया और बहुत ही खुशी होती है कि इतने दूर से आप हम लोगों के साथ जुड़ी हैं, हम लोगों के मनोबल को इतना बढ़ा रही हैं। आपका आलेख लेखन बहुत बढ़िया था, व्याख्याएं बहुत अच्छी थी और प्रस्तुतिकरण बहुत ही बढ़िया था। आपके वाचन में ठहराव था जो कि आपके
आलेख प्रस्तुति को और ही विशेष विशेष रूप प्रदान कर रहा था, तो वो हम लोगों के लिए अच्छी बात है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, तो आपकी शैली ही आपको दूसरों के सामने परिचित करवाती है और उस परंपरा को आपने हूबहू अपनाया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब शुक्रिया मैं भैया। आपकी ही सहपाठी मैं दीक्षा को आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत है दीक्षा। धन्यवाद भैया। मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज के हिंदी स्नातक के द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज का मेरा आलेख है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय एवं उनकी नाटक रचना भारत दुर्दशा के तीसरे अंक की व्याख्या। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। वे नाटककार, कवि, पत्रकार, निबंध लेखक आदि अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। उन्हें हिंदी नाटक का जन्मदाता माना जाता है। तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण में भारतेंदु के नाटकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने न केवल नाटक लिखकर ही बल्कि रंगमंच पर उनके अभिनय की व्यवस्था करके भी नाटकों को लोकप्रिय बनाया है। उन्होंने अभिनय के लिए न केवल भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना की, बल्कि स्वयं भी कई नाटकों में अभिनय भी किया। उन्होंने मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार के नाटक साहित्य जगत को दिए। भारतेंदु का समूचा नाट्य साहित्य उनकी सामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन है। भारत दुर्दशा में भी तदयुगीन सामाजिक धार्मिक कुरीतियों, निरंतर विघटित होती आर्थिक स्थिति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की लुप्त प्राय अवस्था तथा जन सामान्य में देशभक्ति और राष्ट्रीयता के भावों के अभाव के प्रतिलेख के आक्रोश और क्षोभ की वाणी मिलती है। अब मैं इसके तीसरे अंक की व्याख्या करती हूँ। तीसरा अंक है, स्थान है मैदान, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्दैव आता है। इस नाटक के इस अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है। भारत दुर्दैव इसमें अंग्रेज शासकों की प्रतिछाया के रूप में प्रकट हुआ है। मतलब अंग्रेज शासक जिस प्रकार से भारतीयों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार यहाँ पे भारत दुर्दैव का दिखाया गया है। भारत दुर्दैव कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। आगे वो नाचता और गाता हुआ कहता है, अरे उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं मैं, तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौरी कौरी को करूं मैं तुम सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। फूट बैर और कलह बुलाऊं, लियाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर और हाथ, दू इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। मरी बुलाऊं दे सुजारूं महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टैक्स लगाऊं धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि भारत दुर्दैव आता है और पूछता है कि अब भी भारत को ये अपने ईश्वर और अंग्रेज रानी पर भरोसा है कि वे उसकी सहायता करेंगे। अपना परिचय देते हुए वह कहता है कि भारत पर ईश्वर के कोप के परिणाम स्वरूप ही मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। मेरी प्रवृत्ति ही नीच है, इसलिए मैं हिंदुस्तान को हर तरह से शक्तिहीन कर दूंगा। मैं सहज मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक राक्षस हूँ जो कि भारत को धनहीन बनाकर कौरी कौरी को मोहताज कर दूंगा। भूखे से तड़पा तड़पा कर मैं इन भारतवासियों के प्राण हरण कर लूंगा। मृत्यु, महंगाई और बीमारी भारत में फैलाकर इनका नाश कर दूंगा। आपस में द्वेष और फूट तथा
कलह करवाकर इनकी शक्ति को नाश कर दूंगा। आलस्य के प्रभाव में सभी को लेकर कर्महीन बना दूंगा, ताकि कोई अपने कष्टों को दूर करने का प्रयास भी न कर पाए। मतभेद फैलाकर जातिगत द्वेष का विस्तार कर सभी को एक दूसरे का शत्रु बना दूंगा और इनमें असंतोष, खुशामद और कायरता भी भर दूं, ताकि इनका स्वाभिमान और सफल होने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। अन्न महंगा करके जनता को भूखे मरने पर विवश कर दूंगा। टैक्स लगाकर सबको कष्टों में और अधिक वृद्धि कर दूंगा। मैं ऐसा ही राक्षस हूँ, मुझे साधारण मनुष्य समझने की भूल मत करना। नाचते हुए भारत दुर्दशा पर प्रसन्न होते हुए गाता और कहता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग वस्तु स्थिति को समझकर सुधार लाना चाहते हैं, पर वह संख्या में इतने कम है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भारत को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए वह अपनी सेना को वहां एक एक करके भेजने के विषय में विचार करता है और सबसे पहले सत्यानाश फौजदार को बुलाता है। अब इस नाटक में एक अन्य पात्र सत्यानाश फौजदार का प्रवेश होता है और वो सत्यानाश फौजदार नाचते हुए प्रवेश करता है और अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं सत्यानाश हूँ। मैं लाखों वेश धारण कर इस देश को नष्ट कर रहा हूँ। वह लाखों वेश में कुछ का विवरण करता है, जैसे विविध धर्म, कर्मकांड, छुआछूत, जयचंद्र जैसे देशद्रोही, चंगेज, तैमूर, नादिर शाह जैसे मेरे छोटे छोटे सिपाही हैं। नशा अथवा शराब की आदत से हम सभी को शक्तिहीन और पथभ्रष्ट कर देंगे। सभी नीतियों से साम दाम दंड भेद अथवा कला, छल और बल आदि सभी का प्रयोग कर इस देश का सत्यानाश मैं कर दूंगा। भारत दुर्दैव प्रसन्न होता है, उसे आज्ञा देता है कि अपने सभी सैनिकों के द्वारा इस देश को पूरी तरह से घेर लो, ताकि यह किसी भी हालत में बच न पाए। सत्यानाश के बताने पर कि उसने पहले से ही सब प्रबंध कर लिया है, चारों ओर से भारत को घेर लिया है सभी प्रकार की बीमारियों और रोगों से, भारत दुर्दैव एक एक करके सभी सैनिकों के कार्यों का ब्यौरा लेता है। सत्यानाश सबसे पहले धर्म की सेवा का विश्लेषण करता है। धर्म ने पुराणों के वाक्यों की ऐसी व्याख्या की है कि शैव, शाक्त, वैष्णव आदि सभी में मतभेद पैदा कर दिया है। विभिन्न जातियों में समाज को विभाजित कर ऊंच और नीच का भेद उत्पन्न कर दिया है। एक दूसरे के साथ व्यवहार के, खान पान के विविध बंधन लगाकर एक दूसरे में दूरियां पैदा कर दी है। जनपत्र आदि के मिलान बिना विवाह संभव नहीं हो पाता है और बाल विवाह की प्रथा के कारण समाज का विनाश हो रहा है। धनवान लोग एक से अधिक विवाह करके स्वयं के बल का नाश कर रहे हैं, जबकि विधवा विवाह के निषेध के कारण व्यभिचार में बढ़ोतरी हो रही है। अंधविश्वास के कारण लोग समुद्र पार करने को पाप समझते हैं, इसलिए कूपमंडूक अर्थात कुएं के मेढक की भांति ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। असंख्य देवी देवताओं के, भूत प्रेतों के में विश्वास होने से हिंदू धर्म के लोग वास्तविक ईश्वर के ज्ञान और बल से ही हीन हो गए हैं। सभी अपने आप को ज्ञानी समझकर ईश्वर से विमुख हो गए हैं। परिणाम स्वरूप अभिमान और प्रेमहीन होने के कारण वह देश के उद्धार करने में भी असफल है। सत्यानाश फौजदार भारत दुर्दैव को संतोष के कार्य भी बताता है। अगला वो पात्र के रूप में संतोष आता है। संतोष को प्रवेश करता है। अब जनता और राजा को केवल भोजन से ही सरोकार रह गया है। देश हित की परवाह किसी को नहीं रही। उद्योग से भी सभी नागरिक इसी संतोष वृत्ति के कारण विमुख होते जा रहे हैं कि परिणाम स्वरूप भारत का व्यापार पूर्णतः समाप्त हो चुका है। शेष बचे हुए धन को समाप्त करने के लिए सत्यानाश फौजदार ने फिजूल खर्ची यानी अपव्यय, अदालत और फैशन इत्यादि सैनिकों का सहयोग लिया है और बची खुची धन की सेना को परास्त कर दिया है। फूट, ईर्ष्या, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थ, हठ तथा निर्बलता आदि को दूत बनाकर शत्रु सेना को परास्त कर दिया है। दुर्दैव के भारत की सस्य श्यामला प्रकृति नामक शक्ति के हाल पूछने पर सत्यानाश बताता है कि बाढ़ और सूखे ने उसे भी पूरी तरह तोड़ दिया है। इसके साथ ही कीड़े और टिड्डियों ने भी उसका नाश किया है। साथ ही नील की खेती ने भी स्वाभाविक खेती को समाप्त कर दिया है। यह सब सुनकर दुर्दैव अत्यंत प्रसन्न होता है और रोग
कर, आलस्य इत्यादि को एक एक करके अपने पास बुलाता है और मन ही मन हर्षित होते हुए सोचता है कि अब भारत के बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। कौन उसे शरण देगा? धन, बल और विद्या तीनों तो पलायन कर गईं, अब इसे कौन बचाएगा? तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस भारत दुर्दशा नाटक में भारत की परिस्थितियों को बहुत ही सुंदर तरीके से, भारत की जो सच्चाई थी उस समय की, जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे और भारत के लोगों की जो दुर्दशा थी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया है, हमें उससे अवगत कराया है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और आपका आलेख, लेखन, वाचन शैली सभी बहुत बढ़िया है। और जब तुम बोल रही थी तो हम मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे, मतलब जरा सा भी ध्यान इधर से इधर नहीं भटक रहा था, है ना? क्योंकि वो बोलने की शैली ही ऐसी है ना कि वाचक को भटकने नहीं देता। ये एक बहुत अच्छी शैली होती है बोलने की, और आपके भीतर है वो क्षमता। तो बहुत ही अच्छा आलेख और आलेख प्रस्तुति, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीक्षा। और अब हम स्वागत करना चाहेंगे इस विशेष सत्र में चिंकी कुमारी को। अगर चिंकी मेरी आवाज सुन रही हो तो आलेख प्रस्तुति के लिए आगे आओ। शीर्षक है जीवन परिचय और हिंदी साहित्य में उनका योगदान। इसके तुरंत बाद अंशु अगर उपस्थित है तो ठीक, हाँ अंशु उपस्थित है, तो इस पर अंशु संक्षिप्त परिचय के साथ उनकी कविता मातृभाषा पर दोहे व्यक्त करेंगी, इसके बाद वो तैयार रहेंगे। फिलहाल चिंकी कुमारी, स्वागत है आपका। जी भैया, मैं चिंकी कुमारी विशेश्वर सिंह जनता कॉलेज के स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय खंड हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में कानी के एक वैश्य परिवार में हुआ। पिता गोपाल चंद्र गिरधर बड़े काव्य व्यक्ति थे। भारतेंदु जी जन्मजात कवि थे। 18 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने साहित्य रचना आरंभ कर दी थी। इतनी अल्प आयु में ही उन्होंने साहित्य की इतनी बड़ी सेवा की। भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत जीवंत एवं मित्र परायण व्यक्ति थे। उनकी जिंदा दिली की कहानियां साहित्य क्षेत्र में ही नहीं, विदित नहीं, अनेक कहानियां काशी के लोक जीवन में भी प्रचलित हैं। इन्होंने अपने जैसे समान धर्म साहित्यिक एकत्र किए, उन्हें प्रोत्साहित किया और उनकी रचनाएं छापी। इसलिए भारतेंदु युग में एक भारतेंदु मंडल भी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्र विचारों के देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य साम्राज्यवाद का विरोध करता है, देश की विषमता का चित्रण करता है, उसकी पीड़ा व्यक्त करता है और उस विषमता को दूर करने की प्रेरणा देता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य की सेवा में समर्पित कर दिया। हिंदी नाटक, गद्य, कविता, उपन्यास और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका योगदान अविस्मरणीय है। इसके अलावा वे पत्रकार, वक्ता, निबंधकार एवं उत्कृष्ट कवि भी थे। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली में नाटक की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु को ही जाता है। ये हिंदी में नव जागरण का संदेश लेकर अवतरित हुए। 18 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बंगला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इसी समय अर्थात 1868 में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाले। 1874 में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। भारतेंदु ने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे और अनुवाद किया। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को वो आलोक दिया जिससे हिंदी जगत अनंत काल तक जगमगाता रहेगा। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। ब्रिटिश राज की शोषक प्रकृति का चित्रण करने वाले उनके लेखन के लिए उन्हें युग चारण माना जाता है। बस मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, और बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपने बहुत ही विशेष बातें भारतेंदु के बारे में हम लोगों को बताया, उनकी विशेषताओं से अवगत कराया। बहुत ही संक्षिप्त, सुंदर और अच्छा आलेख प्रस्तुति चिंकी कुमारी। अब मैं अंशु कुमारी को आमंत्रित कर चुका हूं,
तो अंशु कुमारी आप प्रस्तुत कीजिए, इसके बाद मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा आप लोगों के समक्ष। और फिलहाल अंशु कुमारी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। मेरा नाम अंशु कुमारी है। मैं रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी से उत्तीर्ण प्रथम स्नातक हिंदी प्रतिष्ठान की छात्रा हूँ। मेरे आलेख का शीर्षक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय तथा उनकी कविता मातृभाषा प्रेम दोहे। सर्वप्रथम भारतेंदु जी की व्यक्तित्व परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। इसीलिए इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह ही कहा जाता है। ये हिंदी आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश। पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास, माता पार्वती देवी, पत्नी पन्ना देवी। भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे। इनका शिक्षा स्वाध्याय के द्वारा विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जन, संपादन कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र पत्रिका। भाषा, इनका भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली है। शैली मुक्तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी इत्यादि। आगे इनकी लोकप्रिय कविताएं। रोअहूं सब मिलके, पूरन का लटका, गंगा वर्णन, मुकरियां, पर्दे में कैद औरतें की गुहार, हरी हुई सब भूमि, ऊधो जो अनेक मन होते, होली, नैन भरी देखो गोकुल चंद, दशरथ विलाप, मातृभाषा प्रेम दोहे, संत होली आदि। इन्हीं में से एक लोकप्रिय कविता मातृभाषा प्रेम दोहे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ही न सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के ही। उन्नति है तभी जब घर उन्नति होय, निज शरीर भाषा उन्ना कबू न लाख करे कोई। एक भाषा एक जीव एक मति सब हर के लोग, तबे बत सबन सो मिटत मूढ़ता सोग। और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो कोई, यह गुण भाषा और महंग कभू नाही हो। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेक भाषा मही प्रचार। भारत के सब भिन्न अति ताही सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध भाषा विविध लखात। सब मिलता सो छाड़ी के दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की कहूँ अहो भक्तगण आय। इस कविता का भाव यह है। इस कविता के द्वारा कवि ने यह भाव प्रकट करना चाहा है कि हमारे हिंदी भाषा से ही सभी प्रकार के ज्ञान संभव है, चाहे वह धर्म, युद्ध, कला का हो या काव्य और गीत संगीत का हो।
भारत में विभिन्न धर्मावलंबियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, लेकिन सर्वाधिक बोली समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। कवि ने यह भी कहा है कि अंग्रेजी सीखना सही है, लेकिन अपनी भाषा एवं संस्कृति का ज्ञान हीन होना गलत है। कवि ने कहा है कि अपनी भाषा से उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी का मूल आधार है। मातृभाषा के बिना समान प्रगति संभव नहीं है तथा राष्ट्रभाषा के बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता। भारतीय भाषा एवं संस्कृति एक अनुपम धरोहर है। हिंदी भाषा ही सभी भाषाओं से सबल है, इसलिए सभी कर अपनी मातृभाषा का अधिक प्रचार प्रसार करें तथा अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा का बहुतायत प्रयोग देश में कार्यालय के लेखन एवं संपर्क भाषा इत्यादि के रूप में करें। इन्हीं के साथ एक हिंदी के लिए शायरी है। चलो छोड़ दे दूजी भाषा, हिंदी का अपमान है। चलो छोड़ दे दूजी भाषा, हिंदी का अपमान है। पर बोले गाए, हिंदी अपनी शान है। इन्हीं के साथ मैं अपनी आलेख को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आपने भारतेंदु युग और उनकी प्रवृत्ति, उनकी विशेषता और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता मातृभाषा पर जो आपने बात कही है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और अंतिम में आपने जो भाषा को लेकर के जो दो पंक्ति कही है वो वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को अपनी भाषा के प्रति सजग रहना चाहिए और आप लोग कितना सजग और सक्रिय हैं ये मुझे बिल्कुल प्रतीत होते रहता है कुछ कुछ क्षण के अंतराल पर। तो आप लोग स्वयं इस बात का ध्यान रखें और बहुत ही बढ़िया आलेख लेखन व प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अंशु। और मैं सोच रहा हूँ कि 4 और बाकी हैं सदस्य, सभी अपना आलेख प्रस्तुत कर लें, फिर अंतिम में ही जो है हम कुछ प्रयास कर लें। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रानी कुमारी को। रानी कुमारी से पहले मैं बुलाना चाहूंगा मनस्वी कुमारी को। मनस्वी के बाद रानी बोलेंगी। अगर रानी हैं तो तैयार रहें और इससे पहले मनस्वी कुमारी आप हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आप कहना चाह रही हैं तो आप स्वागत है आपका। मेरी आवाज पहुंच रही है? इसके बाद गोपाल और संध्या बाकी है। हाँ मानसी स्वागत है। मैं मनस्वी कुमारी बीएसजे कॉलेज बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक और भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को उनके ननिहाल काशी में हुआ। वे प्रसिद्ध सेठ आनंद के वंश थे। उनके पिता का नाम चंद्र श्रीधर दास और माता पार्वती देवी था। माता का से गया था। विमाता को उसकी विशेष प्रेम न था, जिस कारण उनका लालन पालन दाई कालिदमा और नौकर तिलकधारी ने किया। बचपन में हिंदी की शिक्षा ईश्वरदत्त, उर्दू की मौलवी ताज अली और अंग्रेजी की शिव प्रसाद सितारे हिंद से मिली। पिता की असामयिक मृत्यु का प्रभाव इनकी शिक्षा पर पड़ा। पिता की मृत्यु के पश्चात हरिश्चंद्र जी 2-3 वर्षों तक बनारस के विकिस कॉलेज में गए। यद्यपि पढ़ने में उनका जी बहुत न लगा था, ऐसे में कभी न हुआ वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हुए।
कृष्ण बुद्धि और तीव्र सर्वशक्ति युक्त थे। कॉलेज छोड़ने के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, बांग्ला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू इत्यादि भाषाएं भी उन्होंने स्वयं अपनी प्रतिभा के बल पर सीख ली थी। सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलबाराय की पुत्री मन्ना देवी से संपन्न हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में घर की स्त्रियों के आग्रह के कारण उन्हें सकुटुम्ब जगन्नाथ यात्रा करनी पड़ी। यह यात्रा जहां एक और शिक्षा में बाधक सिद्ध हुई, वहां दूसरी ओर उसे उन्होंने अनेक प्रकार के अनुभव और नवीन भावों का एवं विचारों से परिचित होने के अवसर भी प्राप्त हुए। इसी समय से उनको शरण लेने की आदत भी पड़ी। जगन्नाथ जी की यात्रा से लौटकर वे बुलंदशहर, पंचेसर, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मसूरी, हरिद्वार, लाहौर से कलकत्ता, बस्ती, गोरखपुर, बैद्यनाथ से हुआ था। 1884 ईस्वी की बलिया यात्रा एक प्रकार से उनकी अंतिम यात्रा थी। कुछ तो वे पहले से ही अवस्थ थे, किंतु बलिया से चिंताओं के कारण उनका जर्जर शरीर और अधिक भार सहन न अवस्था में उनका देहांत हो गया। इस थोड़ी सी आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश और हिंदी भाषा तथा साहित्य की जो सेवा की वह चिरस्मरणीय रहेगी। साहित्य यात्रा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरधर अपने समय से प्रसिद्ध कवि थे। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया प्रयास और बहुत ही सुंदर आपने लिखा है और बोलने का भी अथक प्रयास आपका जारी है और आपके भीतर एक निखार आ रहा है, यह हमें लग रहा है और बहुत अच्छे से आएगा। अभी तो आप हिंदी से नई-नई जुड़ी हैं और इतना अच्छा प्रयास जारी है आपका, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामना, मनस्वी कुमारी। अब यदि रानी कुमारी हैं, तो आलेख प्रस्तुत करें, अन्यथा मैं गोपाल कुमार को आमंत्रित करना चाहूँगा। मेरा नाम गोपाल कुमार यादव, रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, हिंदी विभाग के छात्र हूँ। आज एक हम कविता है जो प्रेम माधुरी कविता, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का शीर्षक में है। इस शीर्षक को हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। प्रेम माधुरी का मतलब होता है माया, लोभ, प्रेम का मतलब होता है, और माधुरी का मतलब होता है मधुरता या मिठास। इसके हम पूरा कवि शीर्षक नहीं हम तैयार किए, कुछ एक पैराग्राफ हम किए हैं, इसमें कुछ हम इस तरह से किए हैं जो प्रस्तुत करते हैं। कूकै लगी कोयले कदम पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हीली रसई लगे, बोले लगे तादुर, मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के सब सजोगी जन हिये हरसई लगे, हरी भइल भूमि सीरी पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी पान तरसई लगे, फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोर झूमी झूकी बरसे लगे। इसमें कवि
यही कहना चाहते हैं कि छंद में वर्षा ऋतु के आगमन पर दिखाने देने वाले विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। इसका व्याख्या इस प्रकार है। वर्षा ऋतु आने पर कोयले फिर कदम के वृक्षों पर बैठकर कूकने की आवाज निकालने लगी है। वर्षा के जल से धुले हुए वृक्ष के पत्ते वायु में हिलते हुए शोभा पाने लगे हैं। मेढक बोलने लगे हैं, मोर नाचने लगे हैं और अपने प्रियजनों के समीप स्थित लोग इस वर्षा ऋतु के दृश्यों को देखकर प्रसन्न होने लगे हैं। सारी भूमि हरियाली से भर गई है, शीतल वायु चलने लगी है और हरिश्चंद्र वहाँ मैंने इस पद का वियोग से लिया गया है। इसमें कवि बोलते हैं, श्री कृष्ण को देखकर हमारे प्राण मिलने को फिर तरसने लगे हैं। झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई और ये बेदर्दी बादल फिर धरती पर झुक कर बरसने लगी। यही तक मेरा प्रयास है इस आलेख में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया गोपाल, लेकिन आपका प्रयास तो ठीक है, लेकिन इस प्रयास को और आप वृहद करें, इतना मैं उम्मीद रखता हूं आपसे, क्योंकि अब आप तृतीय खंड के छात्र हैं, इसलिए आपसे उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अभी बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो है सो इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो तृतीय खंड वालों से तो उम्मीद बढ़ना ही चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप अगले विशेष सत्र में आप विशेष तैयारी के साथ आएंगे और हमें निराश नहीं करेंगे। वैसे आज की आपकी आलेख प्रस्तुति बढ़िया थी, बहुत बहुत शुभकामना। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संध्या कुमारी, जिनका शीर्षक है भारतेंदु युगीन काव्यगत विशेषताएं। संध्या आप कुमारी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं संध्या कुमारी विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर मधुबनी हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक तृतीय खंड की छात्रा हूँ। आज का हमारा शीर्षक भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं हैं। भारतेंदु युग ने हिंदी कविता को रीतिकाल के श्रृंगारपूर्ण और राजाश्रय के वातावरण से निकालकर राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार आदि की स्वस्थ भावनाओं से ओत-प्रेत कर उसे सामान्य जन से जोड़ दिया। इस युग की काव्य प्रवृत्तियां निम्नानुसार हैं। पहला, देश प्रेम की व्यंजना। अंग्रेजों के दमन चक्र के आतंक में इस युग के कवि पहले तो विदेशी शासन का गुणगान किए नजर आते हैं। परम दुख में तिमिर जबै भारत छायो, तभी कृपा करी इस ब्रिटिश सूरज प्रगटायो। किंतु शीघ्र ही यह प्रवृत्ति जाती रही। मननशील कवि समाज राष्ट्र की वास्तविक पुकार को शीघ्र ही समझ गया और उसने स्वदेश प्रेम के गीत गाने प्रारंभ कर दिए। बहुत दिन बीते राम, प्रभु खोयो अपनो देश, खोवत है अब बैठ के भाषा भोजन भेष। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, ईश्वर से स्वतंत्रता की प्रार्थना आदि रूपों में भी यह भावना व्यक्त हुई। इस युग की राष्ट्रीयता सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, जिसमें हिंदू राष्ट्रीयता का स्वर प्रधान है। देश प्रेम की भावना के कारण इन कवियों ने एक ओर तो अपने देश की अवनति का वर्णन करके आंसू बहाए, तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की आलोचना करके देशवासियों के मन में स्वराज की भावना जगाई। अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, शत्रु लड़वाई दूर रखी लखिए तमाशा, प्रबल देखिए जाहि ताहि मिली दीजे आशा। इसी प्रकार
जब काबुल पर अंग्रेजों की विजय होने पर भारत में दिवाली मनाई गई तो भारतेंदु ने उसका विरोध करते हुए लिखा, आयर गगन को मिलियो जो अति प्रफुल्ली गाता, सबे कहत जे अजू क्यों यह नहीं जानियो जाता। सुजस मिले अंग्रेज को होय रूस की रोक, बढ़े ब्रिटिश वाणिज्य पे हमको केवल शोक। दूसरा, सामाजिक चेतना और जन काव्य। समाज सुधार इस युग की कविता का प्रमुख स्वर रहा। इन्होंने किसी राजा या आश्रयदाता को संतुष्ट करने के लिए काव्य रचना नहीं की, बल्कि अपने हृदय की प्रेरणा से जनता तक अपनी भावना पहुंचाने के लिए काव्य रचना की। ये कवि पराधीन भारत को जगाना चाहते थे, इसीलिए समाज सुधार के विभिन्न मुद्दों जैसे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा का प्रचार, समाज का आर्थिक उत्थान और समाज में एक दूसरे की सहायता आदि को मुखरित किया। यथा निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव को पहचाने, स्त्री गण को विद्या देवे, करी प्रतिव्रता यज्ञ लेवे। ये प्रताप नारायण सिंह द्वारा रचित। हे धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। तीसरा, भक्ति भावना। इस युग के कवियों में भी भक्ति भावना दिखाई पड़ती है, लेकिन इनकी भक्ति भावना का लक्ष्य अवश्य बदल गया। अब वे मुक्ति के लिए नहीं, अपितु देश कल्याण के लिए भक्ति करते दिखाई देते हैं। कहाँ करुणा निधि के सब सोए, जगत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। चौथा, हिंदू संस्कृति से प्यार। पिछले युगों की प्रतिक्रिया स्वरूप इस युग के कवि मानस में अपनी संस्कृति के अनुराग का भाव जगा उठा। सदा रखी दृढ़ ही मां, निज साचा हिंदूपन, घोर विपत हूँ परे दिगे, नहीं आन और मना। बाल मुकुंद गुप्त। पांचवा, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। इन कवियों ने एक ओर तो हिंदी काव्य की पुरानी परंपरा के सुंदर रूप को अपनाया, तो दूसरी ओर नई परंपरा की स्थापना की। डूबत भारत नाथ बोगी जाओ अब जागो। 6. निज भारत प्रेम। इस काल के कवियों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के रूप में हिंदी प्रचार को विशेष महत्व दिया और कहा, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। दूसरा, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान मिश्र। यद्यपि इस काल का अधिकतर साहित्य ब्रज भाषा में ही है। 7वां, श्रृंगार और सौंदर्य वर्णन। इस युग के कवियों ने सौंदर्य और प्रेम का वर्णन भी किया है, किंतु उसमें कहीं भी कामुकता और वासना का रंग दिखाई नहीं पड़ता। इनके प्रेम वर्णन में सर्वत्र स्वच्छता एवं गंभीरता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य से एक उदाहरण दृष्टव्य है। हम कौन उपाय करे इनको, हरिश्चंद्र महाहठ ठानती है, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अकियां दुखिया नहीं मानती है। 8वां, हास्य व्यंग्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके सहयोगी कवियों ने हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी मिलती है। उन्होंने अपने समय की विभिन्न बुराइयों पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। भारतेंदु की कविता से 2 उदाहरण प्रस्तुत है। भीतर भीतर सब रस चुसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। दूसरा, उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोही करन खराब,
क्यों सखी सज्जन नहीं खिताब। 9वां प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने पूर्व प्रवृत्ति युगों की अपेक्षा प्रकृति के स्वतंत्र रूपों का विशेष चित्रण किया है। भारतेंदु के गंगा वर्णन और यमुना वर्णन इसके निदर्शन है। ठाकुर जगमोहन सिंह के स्वतंत्र प्रकृति के वर्णन भी उत्कृष्ट बन पड़े हैं। प्रकृति के उद्दीपन रूपों का वर्णन भी इस काल की प्रकृति के रूप जीवित रहा। 10वां रस। इस काल में श्रृंगार, वीर और करुण रसों की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति प्रबल रही, किंतु इस काल का श्रृंगार रीति काल के श्रृंगार जैसा नग्न श्रृंगार न होकर परिष्कृत रुचि का श्रृंगार है। देश की दयनीय दशा के चित्रण में करुण रस प्रधान रहा है। अंतिम 11वां भाषा और काव्य रूप। इन कवियों ने कविता में प्रायः सरल ब्रजभाषा तथा मुक्तक शैली का ही प्रयोग अधिक किया। ये कवि पद तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि गद्यकार भी बने। इन्होंने अपनी कलम निबंध, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में भी चलाई। इस काल के कवि मंडल में कवि न केवल कवि था, बल्कि वह संपादक और पत्रकार भी था। इस प्रकार भारतेंदु युग साहित्य के नवजागरण का युग था, जिसमें शताब्दियों से सोए हुए भारत ने अपनी आंखें खोलकर अंगड़ाई ली और कविता को राजमहलों से निकालकर जनता से उसका नाता जोड़ा, उसे कृत्रिमता से मुक्त कर स्वाभाविक बनाया, श्रृंगार को परिमार्जित रूप प्रदान किया और कविता के पथ को प्रशस्त किया। भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों के साहित्य में जिन नए विषयों का समावेश हुआ, उसने आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग आधुनिक युग का प्रवेश द्वार सिद्ध होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया और साहित्यिक रूप से आपने जो भारतेंदु युग की विशेषताओं का वर्णन किया है वो अति व्यापक है और बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत बहुत शुभकामना संध्या कुमारी। अब मैं रानी कुमारी जो परास्नातक की छात्रा हैं, वो आ गई हैं शायद, तो आप का स्वागत है, आमंत्रित हैं आप, अपना आलेख प्रस्तुत कीजिए। आपका शीर्षक है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस का सारांश। तो स्वागत है आपका। मैं रानी कुमारी आरके कॉलेज नाको हिंदी प्रतिष्ठा की छात्रा हूँ और मेरा आलेख भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचित नाटक मुद्रा राक्षस का सारांश है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विख्यात दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीति सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। इस कृति की रचना पूर्ववर्ती संस्कृत नाट्य परंपरा से सर्वथा भिन्न रूप में हुई। लेखक ने भावुकता, कल्पना आदि के स्थान पर जीवन संघर्ष के यथार्थ अंकन पर बल दिया है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। यूँ उनके बाद कुछ अन्य लेखकों ने भी इस कृति का अनुवाद किया, किंतु जो ख्याति भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुवाद को प्राप्त हुई वह किसी अन्य को नहीं मिल सकी। इसमें इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इसमें नंदवंश के नाश, चंद्रगुप्त के राज्यारोहण,
राक्षस के सक्रिय विरोध, चाणक्य की राजनीति विषयक सजगता और अंततः राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभुत्व की स्वीकृति का उल्लेख हुआ है। इसमें साहित्य और राजनीति के तत्वों का मणिकांचन योग मिलता है, जिसका कारण संभवतः यह है कि विख्यात दत्त का जन्म राजकुल में हुआ था। वे सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र और महाराज पृथु के पुत्र थे। मुद्रा राक्षस की कुछ प्रतियों के अनुसार वे महाराज भास्कर दत्त के पुत्र थे। इस नाटक के रचना काल के विषय में तीव्र मतभेद है। अधिकांश विद्वान इसे 4वीं-5वीं सदी की रचना मानते हैं, किंतु कुछ ने इसे 7वीं-8वीं सदी की कृति माना है। संस्कृत की भांति हिंदी में भी मुद्रा राक्षस के कथानक को लोकप्रियता प्राप्त हुई, जिसका श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। विख्यात दत्त और विशाखदेव का काल निर्णय अभी नहीं हो पाया है। वैसे वे भास, कालिदास, हर्ष और भवभूति के परवर्ती नाटककार थे और प्रस्तुत रचना की अनुमानतः 6वीं व 9वीं शताब्दी से मध्य हुई थी। सामंत वटेश्वर दत्त और पुत्र के महाराज पृथु अथवा भास्कर के पुत्र होने के नाते उनका राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध था। फलतः मुद्रा राक्षस का राजनीति प्रधान नाटक होना आकस्मिक संयोग नहीं है, वरन इसमें लेखक की रुचि भी प्रतिफलित है। विशाख दत्त की जो अन्य रचनाओं देवी चंद्रगुप्त तथा राघवानंद नाटकम का भी उल्लेख मिलता है, किंतु उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार मुद्रा राक्षस ही है। देवी चंद्रगुप्त का उल्लेख रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण में, भोज के श्रृंगार प्रकाश में और अभिनव गुप्त में नाटक शास्त्र की टीका में किया है। यह नाटक ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित है, किंतु अभी इसके कुछ अंश ही प्राप्त हुए हैं। राघवानंद नाटकम की रचना रामचरित को लेकर की गई होगी, किंतु इसके भी 2 स्पष्ट स्कंध ही प्राप्त हुए। मुद्रा राक्षस की रचना पूर्ववर्ती संस्कृत नाट्य परंपरा से सर्वथा भिन्न रूप में हुई। वैसे विख्यात दत्त भारतीय नाट्य शास्त्र से सुपरिचित थे और इसी कारण है मुद्रा राक्षस में कार्य की एकता का निर्वाह करने में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। यद्यपि घटनाक्रम की व्यापकता को देखते हुए यह उपलब्धि संदिग्ध हो सकती थी, किंतु पूर्ववर्ती लेखकों द्वारा निर्धारित प्रतिमानों का यथावत अनुकरण भी उन्हें अभिशिष्ट नहीं था। इसीलिए उन्होंने भावुकता, कल्पना आदि के आश्रय द्वारा कथानों को अतिरिक्त जीवन संघर्ष में प्राप्त होने वाली सफलता असफलता का यथार्थ मूलक चित्रण किया है। उन्होंने कथानक को शुद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की नाटक शास्त्र में टीका किया है। यह नाटक ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित है, किंतु अभी इसके कुछ ही अंश प्राप्त हुए हैं। मुद्रा राक्षस का कथानक। मुद्रा राक्षस की कथा वस्तु प्रख्यात है। इस नाटक के नामकरण का आधार यह घटना है। मुद्रा अपनी मुद्रा को अपने ही विरुद्ध प्रयुक्त होते हुए देखकर राक्षस का स्तब्ध। इसमें चाणक्य द्वारा राजनीतिक चालों देने की कथा सुचारू रूप से है। नाटक का चाणक्य और राक्षस की योजना प्रति योजनाओं को पूर्ण राजनीतिक वैदग्ध्यता के साथ उपस्थापित किया है। उन्होंने नाटकगत घटनाक्रम के आयोजन में स्वाभाविकता, जिज्ञासा और रोचकता की ओर उपयुक्त ध्यान दिया है। तत्कालीन राजनीतिज्ञों द्वारा राजतंत्र के संचालन के लिए जिस प्रकार के उपायों का आश्रय लिया जाता था, इस का नाटक में रोचक विवरण मिलता है। चाणक्य के सहायकों ने
रुचि, अरुचि अथवा स्वतंत्र इच्छा शक्ति की चिंता न करते हुए इसके लिए निर्दिष्ट कार्यों का जिस तत्परता से निर्वाह किया है वह कार्य संबंधी एकता का उत्तम उदाहरण है। घटनाओं अपने निर्दिष्ट कार्यों का जिस तत्परता से निर्वाह किया है वह कार्य संबंधी एकता का उत्तम उदाहरण है। घटनाओं की धारावाहिकता इस नाटक का प्रशंसनीय गुण है, क्योंकि षड्यंत्रों की योजना में कहीं भी व्याघात लक्षित नहीं होता। यद्यपि चाणक्य की कुटिल चालों का वर्णन होने का कथानक जटिल है, किंतु नाटककार ने इसे पूर्वापर क्रम समन्वित अद्भुत सफलता प्राप्त की है। इसमें कार्य व्यवस्थाओं, अर्थ प्रकृतियों, संधियों और वृत्तियों का नाट्य शास्त्र विहित प्रयोग हुआ है। इसका कार्य व्यवस्थाएं। भारतीय आचार्यों ने नाटक में कथा 5 अवस्था बनी है। प्रयत्न, प्राप्ति, आशा, नित्याप्ति, फलागम। नाटक का आरंभ अरुचिर और सुनियोजित होना चाहिए, क्योंकि नाटक की परवर्ती घटनाओं की सफलता इसी पर निर्भर करती है। मुद्रा राक्षस में निपुणक द्वारा चाणक्य को राक्षस की मुद्रा देने तक की कथा प्रारंभ के अंतर्गत आती है। प्रयत्न अवस्था के अंतर्गत इन घटनाओं का समावेश किया जाता है। चाणक्य द्वारा राक्षस और मलय केतु में विग्रह कराने की चेष्टा, सटक दास को सूली देने का मिथ्या आयोजन, सिद्धार्थक द्वारा राक्षस का विश्वास पात्र बनकर उसे धोखा देना आदि। प्रत्याशा की योजना के लिए नाटककार ने चंद्रगुप्त और चाणक्य के छद्म विरोध, राक्षस द्वारा कुसुमपुर पर आक्रमण की योजना आदि घटनाओं पर राक्षस का उत्कर्ष वर्णित किया है, किंतु साथ ही कूटनीतिज्ञ चाणक्य की योजनाओं का भी वर्णन हुआ है। चाणक्य द्वारा राक्षस और मलय केतु में विग्रह करा देने और राक्षस की योजनाओं को विफल कर देने की घटना नियम ताप्ती के अंतर्गत आती हैं। छठे 7वें अंकों में फलागम की सिद्धि के लिए राक्षस के आत्मसमर्पण की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए उसके द्वारा चंद्रगुप्त के आत्म पद की स्वीकृति का उल्लेख हुआ है। उक्त अवस्थाओं का निरूपण नाटककार ने जितनी और स्वच्छता से किया है वह प्रशंसनीय है। अर्थकृतियां। कथानक के सम्यक विकास के लिए भारतीय आचार्यों ने कार्य व्यवस्थाओं की भांति 5 अर्थकृतियां भी निर्धारित की हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। इनमें से पताका के अंतर्गत मुख्य प्रासंगिक कथा को प्रस्तुत किया जाता है और प्रकरी से अभिप्राय गौण प्रासंगिक कथाओं के समावेश से है, किंतु कथानक के समन्वयक विकास के लिए प्रासंगिक कथाओं और आधिकारिक कथा का संतुलित निर्वाह आवश्यक है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य द्वारा राक्षस को अपने पक्ष में मिलाने का निश्चय कथावस्तु की बीज है। इसकी अभिव्यक्ति प्रथम अंक में चाणक्य की उक्ति में हुई है, जब तक राक्षस नहीं पकड़ा जाता तब तक नंदों के मारने से क्या और चंद्रगुप्त को राज्य मिलने से ही क्या। इससे उसके पकड़ने में हम लोगों को निरुद्धम रहना अच्छा नहीं। चाणक्य आदि का मलय केतु के आश्रम से चले जाना बीज न्यास अथवा बीज का आरंभ है। बिंदु के अंतर्गत इन घटनाओं की गणना की जाती है। निपुणक द्वारा चाणक्य को राक्षस की मुद्रा देना, सकट दास से पत्र लिखवाना, चाणक्य द्वारा चंदन और भागुरायन द्वारा किए गए प्रयत्न सार्थक पताका के अंतर्गत गण्य है। प्रकरी का आयोजन मुद्रा राक्षस के तृतीय अंक के अंत और चतुर्थ अंक के प्रारंभ में किया गया है।
चाणक्य और चंद्रगुप्त में मिथ्या कलह और राक्षस तक इसकी सूचना प्रकृति अपने गानों को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया रानी, आपने बहुत ही बारीकी से तीक्ष्णता से सभी बातों को तथ्यों को परखा है और फिर उसको अपने आलेख में प्रस्तुत किया है। बहुत ही उत्तम कोटि का आपका आलेख और आपकी आलेख प्रस्तुति। बस थोड़ी सी आवाज और रहती तो शायद हम लोग अच्छे से समझ पाते, लेकिन फिर भी इतना था कि हम तो पूरा सुने हैं और समझे हैं, बाकी का नहीं पता। लेकिन अच्छा था उस हिसाब से, बहुत ही बढ़िया आलेख प्रस्तुति आपका। शुभकामनाएं। हालांकि आप हमारी सहपाठी हैं, लेकिन फिर भी एक दायित्व है हमारे ऊपर, तो उसे उसकी तरफ से आपको शुभकामनाएं। अब हम इस कड़ी में सीमा कुमारी को आमंत्रित करना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हैं और साहित्य से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। अभी बिल्कुल नई छात्रा हैं, तो वह जीवन परिचय शायद प्रस्तुत करेंगी। तो सीमा, स्वागत है आपका। सीमा कुमारी, आवाज सुन रही हो? जी हाँ भैया। बोलिए। हाँ ठीक है, चलिए, स्वागत है आपका। मैं सीमा कुमारी विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय की हिंदी प्रतिष्ठा की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज मैं इस 6वें सत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कुछ कहूँगी। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य के ही नहीं अपितु आधुनिक काल के जनक कहे जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु जी ने साहित्य के विविध क्षेत्रों में मौलिक एवं युगांतरकारी परिवर्तन किए और हिंदी साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। नवयुग के प्रवर्तक भारतेंदु जी का हिंदी साहित्यकार में उदय के निश्चय ही उस पूर्णचंद्र की भांति हुई, जिसकी शांत शीतल कीर्तिमयी आभा से दिगंत आलोकित हो उठती है। निश्चय ही उनकी उपाधि भारतेंदु सार्थक एवं सटीक है। जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पूरा नाम भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में सन 1850 ईस्वी में हुआ। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र, जो कवि थे और गिरिधरदास उपन्यास से ब्रज भाषा के काव्य रचना करते थे। पाँच वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु जी के सिर से माँ की ममता का साया उठ गया था और 10 वर्ष के होते होते पिता भी चल बसे। अतः उनकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से न चल सकी। घर पर ही उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया और बनारस में कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु काव्य रचना की और विशेष रुचि होने के कारण अंततः उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में मन्नू देवी के साथ हुआ था। भारतेंदु जी के एक प्रतिष्ठित एवं धनाढ्य परिवार से संबंधित थे, किंतु उन्होंने अपनी संपत्ति, उदारता, दानशीलता एवं परोपकारी वृत्ति के कारण मुक्तहस्त होकर लुटाई। साहित्य एवं समाज सेवा के प्रति भारतेंदु जी पूर्ण रूप से, जो भी व्यक्ति इनके पास सहायता मांगने जाता था उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि भारतेंदु जी
ऋणग्रस्त हो गए और क्षय रोग से पीड़ित हो गए। अतः इसी रोग के चलते सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। कृतियां। भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियां का विवरण निम्न प्रकार से है। पहला काव्य संग्रह प्रेम सरोवर, दूसरा प्रेम तरंग, तीसरा भक्त सर्वस्व, चौथा भारत बीना, पांचवा सतसई श्रृंगार, छठवां प्रेम प्रलाप, सातवां प्रेम फुलवारी, आठवां वैजयंती आदि। दूसरा कथा साहित्य भद्राल सोपाख्यान, हमीरहट, सावित्री चरित्र, चौथा कुछ आप बीती कुछ जग बीता, तीसरा निबंध संग्रह सुलोचना परिहास वचन लीलावती, चौथा दिल्ली दरबार दर्पण, पांचवा मुहालसा, चौथा यात्रा वृतांत सरसुपार की यात्रा, दूसरा लखनऊ की यात्रा, पांचवा जीवनियां सूरदास की जीवनियां, पहला दूसरा सुरदेव, दूसरा जयदेव, महात्मा मोहम्मद मौलिक। साहित्य हरिश्चंद्र पहला, दूसरा नील देवी, तीसरा श्री चंद्रावली, चौथा भारत दुर्दशा, पांचवा अंधेर नगरी, छठा वैदिक मिति, सातवां पन विस्माम, आठवां सती प्रताप, नौवां प्रेम योगिका अनुदित, विधा सुंदर, धुंध नाव, तीसरा मुद्रा राक्षस, पांचवा भारत जन, छठा प्रखंड विडंबर, सातवां कपूर मंजरी, आठवां धनंजय विजय। भाषागत विशेषता भारतेंदु जी ने कार्य में तो ब्रजभाषा का प्रयोग किया, किंतु उनकी गद्य रचना प्रकृत खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। उनकी भाषा में अंग्रेजी व उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है, साथ ही उनमें लौकिक एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। उन्होंने भाषा को सरल, सहज एवं संबोध बनाने पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें वह जन सामान्य की समझ में आ सके। आलंकारिक शब्दों में उनकी भाषा को सुंदर बनाने में विशेष योगदान दिया। शैलीगत विशेषता भारतेंदु जी की शैली विषय के अनुरूप बदलती रही है, परिणामतः उनकी रचना में शैली के विविध रूप उपलब्ध होते हैं। यथा वर्णनात्मक शैली, इस शैली का प्रयोग प्रायः इतिहास ग्रंथों एवं निबंधों में घटना वस्तु एवं परिस्थिति का वर्णन करने के लिए उन्होंने किया है। दिल्ली दरबार दर्पण में 10 शैली को देखा जा सकता है। विवरणात्मक शैली भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा एवं लखनऊ की यात्रा जैसे यात्रा वृत्तांत में इस शैली का उपयोग किया है। वस्तु एवं तथ्य का सूक्ष्म विवरण इस शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया है। विचारात्मक शैली भारत वस्तुतः कैसे हो सकती है नामक निबंध भारतेंदु जी ने विचारात्मक शैली में लिखा है। इस शैली में विचार की गंभीरता एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतेंदु जी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत है कि अपनी भाषा की उन्नति ही सब प्रकार की उन्नति का मूल है। निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। सुमित्रानंद पांत ने लिखा है, भारतेंदु कर गए
भारती की वीणा निर्माण किया। अमर सप्सो ने जिनका बहुविधि स्वर संज्ञान। भारतेंदु जी एक युग निर्माता साहित्यकार थे। उनकी प्रतिमा बहुमुखी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य को जो आधारशिला तैयार की, उसी पर आज हिंदी का भव्य भवन निर्मित हुआ है। भैया हो गया, बस इतना ही। बहुत ही सुंदर और सक्रिय प्रयास। आप चूंकि प्रथम सेमेस्टर की छात्र हैं, बिल्कुल साहित्य हिंदी साहित्य पढ़ना प्रारंभ करी हैं और इस हिसाब से इतना अथक प्रयास बहुत ही बढ़िया रहा आपका। आपने आपकी वाचन शैली में कुछ घबराहट सी थी, कुछ हड़बड़ाहट थी। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप धीरे धीरे सीखने का प्रयास कीजिएगा तो ये आपके लिए सार्थक होगा, क्योंकि यदि मंच पर किसी को खड़ा कर दिया जाए और अभ्यास न रहे तो शायद कोई बोल भी ना पाए या खड़ा ना हो पाए, तो सारी समस्याएं बनी रहती है। तो इस चीज का अभ्यास निरंतर, और इस प्लेटफॉर्म का यही सबसे मूल नीति है कि जो है एक आत्मविश्वास सभी के भीतर भरा जाए और एक सक्रिय प्रक्रिया जो पढ़ने की है, कि किसी न किसी खास कवि के ऊपर, विद्वान के ऊपर हम लोग रखते हैं, ताकि विशेष रूप से इसका लाभ सभी को हो पाए। एक दूसरे के जो रिसर्च है, शोध है, कहने के इनसे आलेख काट छांट के लिखते हैं, तो सभी के सामने साझा हो पाए। बस यही एक उद्देश्य है इस विशेष सत्र का। और सौभाग्य से ये आप लोगों के संयोग से और सहयोग से ये संचालन का कार्यभार मुझे मिला है, और मैं अथक प्रयास करता हूँ कि इसको सुचारू रूप से संचालित करता रहूं। और इतना सभी बात होने के बाद और समय को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है। यदि आप लोग कहें तो फिर इस सत्र को स्थगित किया जाए, या नहीं कहें तो मैं कुछ बोल दूं। नहीं भैया, बोलिए ना। बोल दीजिएगा। बोलिए भैया। और देखिए बाकी कुछ बोलने के लिए कुछ हालांकि बचा नहीं है, आप लोगों ने इतने अच्छे से बारीकी से सब कुछ बोल दिया है। फिर भी जो आप लोगों ने परिचय में कुछ कहा, फिर कुछ हटकर मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ, कह ही देता हूँ। मैं सुमित कुमार, मैं परिचय भी दे देता हूँ कि मैं सुमित कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ा स्नातक प्रथम छमाही का छात्र हूँ, अध्ययनरत हूँ अभी। और आज के विशेष सत्र में संचालन का कार्यभार मैं संभाल रहा हूँ। और भारतेंदु उनके जीवन परिचय के कुछ अंश जो कुछ शेष रह गया है, और नील देवी नाटक है उनकी, और सत्य हरिश्चंद्र, संभवतः जितना समय मिल पाएगा उसमें मैं समेटने का प्रयास करूंगा। भारतेंदु की चौमुखी प्रतिभा और उनके हृदय के गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। यद्यपि उनके विलासी, अपव्ययी और समाज की रूढ़िग्रस्त नैतिकता के विरोधी होने से लोग उन्हें भला बुरा भी कहते थे, किंतु सच बताओ तो यह है कि उनके जीवन के किसी भी प्रश्न, किसी भी पक्ष को हम ले, एक बात जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है वह यह है कि वह प्रेमी जीव थे। वे संवेदनशील, पद दुख कातर और कोमल हृदय, अपने इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने जीवन भर आर्थिक कष्ट सहन किया। लोग उन्हें अजात शत्रु कहते थे। उनका साहित्य अनुराग देश विदेश सभी जगह प्रसिद्ध था। उन्होंने आजीवन समाज को कुछ न कुछ दिया ही, बदले की आकांक्षा कभी न थी। वे हास्य और विनोद प्रिय थे। उनकी लेखन शक्ति और आशु कवित्व पर भी कभी सभी गुणीजन मुग्ध रहा करते थे। एक शिक्षित धनिक वर्ग में जन्म लेने तथा वंशगत कुछ विशेषताएं लिए होने के कारण पुरातन के प्रति कुछ मोह होने पर भी वे प्रगतिपूर्ण विचारों से संपन्न व्यक्ति थे। वे अपने देश प्रेम, भाषा और साहित्य प्रेम और ईश्वर प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जो कुछ किया काल गति पहचान कर, वे काल दृष्टा थे। भारत के अतीत के प्रति तो उन्हें असीम श्रद्धा थी ही, किंतु साथ ही वे यह भी अच्छी तरह समझते थे कि यद्यपि अंग्रेजों ने भारत की स्वाधीनता का अपहरण और आर्थिक शोषण किया है, तो भविष्य में उन्नति करने और जीवन में सुधार उपस्थित करने के लिए भारतवासियों को अंग्रेजों से बहुत सी बातें सीखनी है, विशेषतः ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। ये निज भाषा उन्नति की दृष्टि से उन्होंने
1868 ईस्वी, 1873 और 1874 ईस्वी में क्रमशः कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन जो 8 मास बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका कहलाई लगी और नवोदिता के नाम से प्रकाशित हुआ, और स्त्रियों के उपकारार्थ बाल बोधनी नामक पत्र प्रकाशित किए और अनेक साहित्यिक संस्थाएं स्थापित की। 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैष्णव धर्म और ईश भक्ति के प्राचार्य तदीय समाज की स्थापना की। इसमें गोरक्षा प्रचार और मदिरा मांस सेवन रोकने का प्रयत्न भी किया गया था। इस समाज से भगवत शक्ति तोषिणी नामक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी, जो कुछ दिनों बाद बंद हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने सार्वजनिक जीवन में स्पष्टवादी थे और देशहित उनका प्रधान उद्देश्य था। यही कारण है कि राजभक्ति प्रकट करते हुए भी उन्हें भारतीय सरकार का कोपभाजन करना पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र 2 ऐतिहासिक युगों के संधि स्थल पर खड़े थे, इसीलिए उनका ध्यान प्राचीन और नवीन दोनों की ओर गया। उन्होंने न तो प्राचीन की उपेक्षा की और न उसके मोह में बंधे। साथ ही उन्होंने न तो नवीन का अंधानुकरण किया और न उससे सशक्ति की। उन्होंने जो कुछ देखा आंखें खोल कर देखा और उनकी साहित्यिक प्रतिभा ने मणिकांचन युग उपस्थित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अल्पायु को देखते हुए उनका महान साहित्यिक कार्य दैवी शक्ति से प्रेरित ही कहा जाएगा, क्योंकि 35 वर्ष में इतना महान कार्य करने वाला ओजस्वी प्रतिभावान कवि संयोगवश ही मिलते हैं। काव्य, स्तोत्र, अनुवाद या टीका, परिहास, धर्म संबंधी इतिहास तथा चिन्हादि वर्णन, महात्म्य, ऐतिहासिक, राजभक्ति सूचक, स्फुट ग्रंथ, लेख तथा आख्यान आदि और संपादित, संग्रहित या उत्साह देकर बनवाए इन 12 शीर्षकों के अंतर्गत क्रमशः 20, 8, 28, 7, 8, 18, 7, 9, 27, 13, 18 और 75 ग्रंथों, लेखों आदि के हिसाब से हिंदी गद्य और पद्य, साथ ही कुछ संस्कृत में उनकी 248 रचनाओं का उल्लेख किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं के अनेक संग्रह भी प्रकाशित हो गए हैं, जिसमें प्राचीनतम खड़गविलास प्रेस, बांकीपुर पटना द्वारा प्रकाशित है, जो भारतेंदु कला के नाम से 6 भागों में उपलब्ध है। राधा कृष्ण दास की सूची के अनुसार उनकी अनेक रचनाएं या तो अपूर्ण और अप्रकाशित अथवा अप्राप्य हैं। शेष पूर्ण प्रकाशित और प्राप्य रचनाओं में से बहुत सी ऐसी है जिनका विशेष महत्व नहीं, अस्तु यहाँ उनकी केवल उन्हीं रचनाओं का उल्लेख किया जा सकेगा जो साहित्यिक सौंदर्य, भाषा शैली और विचारों की दृष्टि से अपना विशेष स्थान रखती है। अब उनकी कुछ मौलिक रचनाएं हैं, जिसमें से सत्य हरिश्चंद्र और नील देवी पर मैं कुछ बस यूं ही प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में लिखी हुई नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। कथा पौराणिक और क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक पर आधारित है, किंतु विधान में मौलिक है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा भारत के घर घर में प्रचलित है। उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 4 अंकों में विभाजित कर प्रस्तुत किया है। पहले अंक में नारद के हरिश्चंद्र की प्रशंसा सुनकर विश्वामित्र उन्हें तेजो भ्रष्ट करने का दृढ़ निश्चय करते हैं। दूसरे अंक में महारानी शैव्या का दुःस्वप्न है और हरिश्चंद्र क्रोधी विश्वामित्र को राजदान कर दक्षिणा के लिए 1 मास की अवधि मांगकर देह दारा स्वर्ण बेचने के लिए महल छोड़कर चल देते हैं। तीसरे अंक में अंकावतार में भैरव हरिश्चंद्र के अंगरक्षक नियुक्त होते हैं। तीसरे अंक में हरिश्चंद्र अपने को चांडाल के हाथ बेचकर विश्वामित्र का ऋण पूरा करते हैं और मसान पर कफन का दान लेने में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस अंक के आरंभ में काशी और गंगा का अच्छा वर्णन है। चौथे अंक में हरिश्चंद्र अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। अंत में सत्य पर अडिग पाकर महादेव, पार्वती, भैरव, धर्म, सत्य, इंद्र और विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। विश्वामित्र क्षमा याचना करते हैं और महादेव, पार्वती और भैरव हरिश्चंद्र को आशीर्वाद तथा वरदान देते हैं। इस अंक में श्मशान के वर्णन और विभत्स, भयानक तथा करुण रसों की सुंदर अवतारणा हुई है। संपूर्ण नाटक में वीर, सत्यवीर और दानवीर रस की निष्पत्ति पाई जाती है। उसमें रूपक रचना के लगभग सभी प्रमुख लक्षण
पाए जाते हैं। उनके दूसरा नाटक जो मौलिक है नील देवी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस समय नाट्य रचना प्रारंभ की उस समय हिंदी की अपनी कोई नाट्य परंपरा नहीं थी। उनके सामने या तो संस्कृत नाट्य साहित्य पद्धति थी या पाश्चात्य नाट्य साहित्य एवं पद्धति। उन्होंने दोनों में आवश्यक तत्व ग्रहण कर हिंदी के अपने नाट्य शास्त्र को जन्म दिया और दोनों प्रकार की रचना पद्धतियों के अनुसार ग्रंथ प्रस्तुत किए। नील देवी नवीन या पाश्चात्य पद्धति के अनुसार लिखा गया ऐतिहासिक गीति रूपक वियोगांत है। इसमें 10 अंक हैं। पहले अंक में कोरस द्वारा भारत की छत्राणियों का यशोगान है। द्वितीय अंक में अब्दुल खां काजी के सूरज देव की वीरता का वर्णन और किसी न किसी प्रकार उस पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख करता है। तृतीय अंक में सूरजदेव शत्रु का सामना करने का निश्चय तो करता है किंतु अधर्म द्वारा नहीं। चतुर्थ अंक में भटियारी के यहाँ चपरगट्ट खां और पीकदान अली का हास्यपूर्वक वार्तालाप है। 5वें अंक में यवनों के विजय की ओर संकेत है। 7वें अंक में सूरजदेव एक लोहे के पिंजरे में बंद और भारत की स्वाधीनता के संबंध हाय हाय करता हुआ मूर्छित अवस्था में दृष्टिगोचर होता है। 8वें अंक में मियाँ और पागल दो गुप्तचर द्वारा सूरजदेव के प्राणांत की सूचना मिलती है। पागल का प्रलाप स्वदेश्य और सारगंभित है। 9वें अंक में नील देवी कौशल द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करती है। 10वें अंक में नशे में चूर अमीर की मजलिस में गायिका के वेश में नील देवी अमीर का वध कर डालती है और उसके संकेत प्राप्त कर कुमार सोमदेव अपने सैनिकों के साथ मुसलमानों पर टूट पड़ता है और विजय प्राप्त करता है। नाटक से भारतेंदु हरिश्चंद्र की देशभक्ति के साथ साथ नवोत्थान कालीन उनके नारी संबंधी दृष्टिकोण का परिचय भी प्राप्त होता है। इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस विशेष सत्र में इतने दूर दूर से सभी हमसे जुड़े हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं, बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। यदि आप लोगों के मन में कोई इच्छाएं आकांक्षाएं हो तो प्रस्तुत करें, अन्यथा इस विशेष सत्र को स्थगित किया जाएगा। समय भी बहुत हो चुका है।